Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. स्टूडेंट्स इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टी। उसमें हम लोगों ने एटॉमिक एनालिक रेडियस पहले डिस्कस किया था, उसकी थ्योरी हो गई थी और उस पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लिया था। आज एक और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पीरियाडिक प्रॉपर्टी से इसमें क्वेश्चन आना लगभग तय ही है, एक क्वेश्चन आप मिल ही जाएगा, आप प्लस पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प करेगा, उसको हम डिस्कस करना शुरू करने चल रहे हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसको कह दीजिए, या इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। या इसी का एक और नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और सबसे जो पॉपुलर टर्म इसमें है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में इसको आईपी कहा जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को शॉर्ट में हम लोग आईपी कहेंगे बार बार। आईपी टर्म बड़ा ही पॉपुलर है, आईपी। अब देखिए होता क्या है, होता असल में यह है, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अगर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे जाएं तो क्या होता है वहाँ पे, तो हम लोग कहते हैं वहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर यहाँ पे सेल्स होती हैं। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। मान ली मैं कहूँ अगर हमारा एलिमेंट अगर थर्ड पीरियड का होगा तो वहाँ पे 3 सेल्स होंगी। तो मान लीजिए कहा जाए कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकेंड सेल हो गई, थर्ड सेल हो गई। तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है, ध्यान दीजिएगा, इस आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन शर्त है कि एटम कैसा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो पहली बात है कि एटम शुड बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है कि एटम बिल्कुल अकेला होना चाहिए, इसका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। उसके बाद से गैसियस होना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं गैसियस स्टेट में ही एटम आइसोलेटेड हो सकता है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसी एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। हम क्या कहेंगे, एक लाइन में बात समझना है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वही कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक बात समझिए जरा सा, जिस प्रकार से रेडियस क्या था, एक डिस्टेंस था ना, कुछ बेसिक बात दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए आप लोग। जब रेडियस कहा जाए तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए, सिंपली वो डिस्टेंस होती है। अब आगे सोचिए किसके बीच डिस्टेंस है, ये याद करना है आपको ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा ये भी क्या है, एनर्जी है। अगर हमको याद रहेगा कि सिंपली एनर्जी होती है तो हम सोच लेंगे भाई एनर्जी किस काम के लिए है, तो हमारा कौन सा काम है। तो आप कहेंगे किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वही कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, which is required to remove an electron from the valence cell of isolated gaseous atom। ठीक, इतनी सी बात है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं पूरी डिफिनेशन यहां पे, इट इज द सिंपली एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, किस लिए है, रिक्वायर्ड टू रिमूव एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन कहां से, फ्रॉम द वैलेंस सेल, फ्रॉम द
वैलेंस सेल किसका, ऑफ एन, ऊपर लिखा है आइसोलेटेड गैसियस एटम, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो देखिए इतना कोई डिफिनीशन बहुत एग्जैक्ट रखना कोई आवश्यक नहीं है बहुत, हालांकि हमको आना ही चाहिए, बस इतनी बात याद रखिए, बस इतनी याद रखिए बात कि बस बाहरी सेल से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। और आप जानते हैं हर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से काम करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ काम करता है ना, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से काम करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करेगा तो अब इस इलेक्ट्रॉन को मान लिया आप कह रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और इसको बाहर निकालना है, तो जो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो बस इतनी सी बात है कि आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वही कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। हालांकि पूरी डिफिनेशन तो भाई यही है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये बात याद रखिए। अच्छा थोड़ी सी एक बात और समझें, इसको एक तरीके से हम और कह सकते हैं, देखिए साहब मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास यहाँ कोई एटम है और इस एटम में से हम एक इलेक्ट्रॉन सिंपली से निकाल दें, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम सब जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा एक केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी हम कह सकते हैं कि किसी न्यूट्रल एटम को किसी केटायन में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो भी कहलाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल के भी ऑप्शन इस पे बनाया जा सकता है, ठीक। अब देखिए एक बात और है, इसमें हम लोग ये टर्म बार बार यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट आईपी कहेंगे, सेकंड आईपी कहेंगे, थर्ड आईपी पे कहेंगे। तो होता क्या है कि आप जानते हैं कि किसी एटम से मोर देन वन इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो अब ये देखना है कि अगर मान लीजिए मुझे कहा जाए, मुझे टाइप की बात करूं, मैं टाइप्स ऑफ आईपी की बात कर लूं, टाइप्स ऑफ आईपी, तो उस इस बेसिस पर कि आप इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसी बेसिस पे इसको हम लोग नाम देते हैं। तो टाइप्स ऑफ आईपी में क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम कहें आपसे कि हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, मान लीजिए हमारे पास एटम है ए, न्यूट्रल एटम है ए, हमने इसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, ठीक। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ए प्लस में, ये है ना। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई यहाँ पे करेंगे, जो एनर्जी सप्लाई करेंगे उस एनर्जी को हम कहेंगे फर्स्ट आईपी, है ना। अभी आगे हम और लिखते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, एटम आपका गैसियस होना चाहिए, एटम शुड बी गैसियस। तो इस तरह से इस गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की गई उसी का, चूंकि देखिए अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लगाया ना, तो अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो जितने नंबर का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतने नंबर की आईपी कहलाएगी। तो अभी हम एटम से हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो कहलाएगी फर्स्ट आईपी। तो इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे ये है हमारी फर्स्ट आईपी, ये फर्स्ट आईपी है। अच्छा अब मान लीजिए कि ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एक गैसियस यहाँ पे मोनोवैलेंट केटायन बना, अब आप क्या करें, इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालें, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो अब इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि जो ए है उसके ऊपर क्या होगा, प्लस प्लस 2 चार्ज लग जाएगा। और इस तरह ध्यान दीजिएगा, इस समय चूंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये निकला था, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसको निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, इस एनर्जी को हम कहेंगे सेकंड आईपी, ये सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना। तो देखो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होती है, जो फर्स्ट आईपी होती है क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, ये भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन डिफरेंस किसमें है, डिफरेंस इसमें है कि कहां से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है या किसके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आप कहां से,
आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ एटम निकल रहा है ना, फर्स्ट आईपी में। लेकिन सेकेंड आईपी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोनोवैलेंट केटायन से निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बात जरा सा, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछा गया है ना, याद रखिएगा। फर्स्ट आईपी में इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, देखिए एटम से निकल रहा है। और सेकेंड टाइम कहाँ निकलता है, ये मोनोवैलेंट केटायन से निकलता है। ध्यान दीजिएगा, ये एटम नहीं है, ये केटायन है। तो याद रखना है कि ये सेकेंड आईपी क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ, अंतर क्या हो गया, यहाँ पर बोले थे न्यूट्रल एटम या आइसोलेटेड गैसियस एटम कहा गया था, यहाँ क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट केटायन बोलेंगे। यहाँ केटायन से निकलता है इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से आपने बना लिया, A++ ने बना लिया। आगे चल के मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे, देखिए सब के सब गैसेस रहेंगे। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए, ध्यान दीजिएगा, तो आप देख रहे हैं जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा A++++, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, यानी यहाँ पर एक ट्राईवैलेंट गैसेस केटायन बन जाएगा। और इसको यानी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, अब ये एनर्जी क्या कहलाएगी, यहाँ जो एनर्जी आपने यहाँ पे सब रिक्वायर्ड है सप्लाई करना है, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी थर्ड आईपी। थर्ड आईपी ये कहलाएगी, थर्ड आईपी, है ना। तो एक बात आपको समझना है कि फर्स्ट आईपी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, तो फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकलता है, एटम से निकलता है ना। सेकेंड आईपी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, तो आप बोलेंगे फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ मोनोवैलेंट केटायन से निकलता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये मोनोवैलेंट केटायन है। और थर्ड आईपी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो आप बोलेंगे फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ बाईवैलेंट केटायन निकलेगा, है ना। ऐसे फोर्थ भी कह सकते हैं, फिफ्थ भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल नहीं पाता है नॉर्मल कंडीशंस में, तो आप थर्ड तक बात करेंगे, हालांकि आगे फोर्थ पर भी जा सकते हैं आप। तो ये बात जरा सा आप विशेष ध्यान देंगे, वो क्या कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है। तो फर्स्ट आईपी में एटम से, सेकेंड आईपी में वैलेंस सेल से, कहाँ किसके, मोनोवैलेंट केटायन के, और थर्ड आईपी में वैलेंस सेल किसके, डाईवैलेंट केटायन के निकल रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर खाली आईपी की बात है, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात अगर नहीं हो रही है, तब तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, तब एटम समझेंगे, तब इसी फर्स्ट आईपी को ही आप यहाँ पे आईपी समझेंगे। लेकिन अगर आईपी का नंबर दे दिया कि सेकेंड आईपी में, यानी कि इन द सेकेंड आईपी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम, और नीचे आपने स्टेटमेंट या ऑप्शन पा गए, फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ मोनोवैलेंट केटायन, फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ बाईवैलेंट केटायन। तो ध्यान देना पड़ेगा कि सेकेंड आईपी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, मोनोवैलेंट केटायन से निकलता है, और थर्ड आईपी में बाईवैलेंट केटायन से निकलता है। तो हर बार यही कह देना कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। सही नहीं रहेगा भाई, ये कब करेक्ट है, जब या तो कोई नंबर न दिया गया हो या फिर फर्स्ट आईपी कहा गया हो। फर्स्ट आईपी में ही इलेक्ट्रॉन केवल निकलता है एटम के वैलेंस सेल से, सेकेंड आईपी में ऐसा नहीं होता। सेकेंड आईपी में कहां से निकलता है, मोनोवैलेंट केटायन के वैलेंस से निकलता है, और थर्ड आईपी में तो निकलता है कहां से, डाईवैलेंट केटायन के वैलेंस सेल से। ठीक है ना। तो ये बात आपको जरा सा ढंग से समझना है कि खाली आईपी से काम नहीं चलेगा, फर्स्ट आईपी, सेकेंड आईपी, थर्ड आईपी की बात हमको करनी है। तो बताइए क्या हम लोग समझ गए ये बात कि किस आईपी में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा। तो वैलेंस सेल ऑफ एटम बार बार नहीं बोलना है, या तो आईपी का नंबर का नाम न लिया हो, या फिर खाली आईपी कहा गया हो, या फर्स्ट आईपी कहा गया हो तब। ये बात मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छा बनता है और लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना, साफ साफ लिखा भी है, सेकेंड आईपी में कहां से, मोनोवैलेंट केटायन से निकलता है, थर्ड आईपी में कहां से, बाईवैलेंट से निकलता है, इतनी सी बात होती है। ठीक है ना। तो जिसको भी हम थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं, उसको आप लोग समझ जाइएगा कि चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं।
तो इस पे कंफ्यूज हमको नहीं होना है। ठीक, तो आईपी की बात हो गई। अच्छा, एक बात याद रखिए, थोड़ा सा बात को बदल के बोला जा सकता है। क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, ये बताइए क्या इसमें एक एटम केटायन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है? हो तो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म अ न्यूट्रल एटम इनटू केटायन, ये भी कह सकते हैं। तो मीनिंग वही होनी चाहिए। अगर बात को बदल भी दिया जाए तो इतना हमको समझ में आना चाहिए कि हम अपनी बात समझ जाएंगे, या अगर हमको थोड़ा सा कंफ्यूज कराने की कोशिश किया जाएगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। ये हो गई आईपी की डेफिनेशन। अब देखिए, अब इसमें आईपी जो होती है इसके फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यहाँ पर वेरिएशन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन भी है। अच्छा, एक बात आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको एक होमवर्क टाइप का मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो हम लोग पीछे एटॉमिक और आयनिक रेडियस पढ़े थे ना, तो उसमें थोड़ा सा एक लेक्चर और हम लेंगे किसी दिन। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा लंबा टाइम लेगा वो लेक्चर। कारण ये है कि वहां पर हमको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझना है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये सारी बातें जो होती हैं असल में वहां पर रेडियस से थोड़ी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैं बताऊं आपको कि जब हम डी ब्लॉक में फर्स्ट यानी कि 3D सीरीज से 4D सीरीज में आते हैं तो साइज बढ़ती है ना। ऐसे आगे जाने पे साइज बढ़ती है, उसके बाद जाने पे साइज या तो बढ़ती है या फिर कांस्टेंट हो जाती है। बढ़ती है तो बहुत कम बढ़ती है, उल्टे घटने लगती है। तो इस तरह से साइज का घटना कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो आज हम थोड़ा सा, मेरी तबीयत ठीक कम चल रही है तो बहुत लंबी क्लास नहीं ले सकता, नहीं तो मैं आज उसी को पढ़ाता। और उसमें बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको वो तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देगा। तो मैं हेडिंग बोल दे रहा हूं, मैं लिख भी दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा इसको याद करके आएंगे। क्या मैं दे रहा हूं समझिए, आपका होमवर्क है आप लोगों के लिए। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा, अगर कंफ्यूजन भूल रहा हो तो आप जरूर ये पढ़ के आप आएंगे। अगली क्लास में इससे आपसे बात कर लेंगे क्या क्या करना है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, नाइड भी कहते हैं, नॉइड भी कहते हैं, सब सही है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। एक होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो NIDE भी होता है, NOID भी होता है, दोनों सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और देखिए, नंबर गिनाने को हम 3 गिना डाले, लेकिन वास्तव में है सब एक ही चीज है। ये थोड़ा थोड़ा खाली अंतर होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो गिनाने को तो हमने 3 गिना दिया, लेकिन वास्तव में एक ही चीज है वो, बस थोड़ा थोड़ा खाली बस अंतर है। हाँ ठीक है, सही है। थोड़ा सा मौसम बदल रहा है इसलिए चीजें थोड़ी दिक्कत कर रही हैं। तो थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा, इसका बहुत ढेर सारा एप्लीकेशन है। तो किसी दिन ढंग से टाइम लेके इस पर हम डिस्कशन करेंगे, है ना। हालांकि रेडियस से रिलेटेड चीज है, इसमें कई बातें हैं। रेडियस एक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब इनफैक्ट रेडियस एक्सरसाइज का घटना ही है, तो इसका ऐसे संबंध है। वेरिएबल वैलेंसी से है, वहां पे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के स्टेबल होने से है। रिएजेंट से इसका रिलेशन है। तो इससे मतलब इसके बड़े इसके वाइडर इस इफेक्ट्स हैं। इस पर हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप लोग टाइम निकाल के इनको जानने की कोशिश करिएगा, तो इस पर हम ढंग से बात करेंगे। मतलब रेडियस पढ़ते समय इसको पढ़ना चाहिए, है ना। हालांकि ये अलग चीज है, रेडियस का खाली थोड़ा सा ही पार्ट आएगा, बाकी सब दूसरी चीजें हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। तो चलिए, हम एक तरह से आपको होमवर्क टाइप का हमने दे दिया, आपको पढ़ने के लिए कह दिया, आप पढ़िएगा। बाकी हम इसमें बस डिस्कस करेंगे आपसे हम। तो ये बात आप समझ गए। अब देखिए, इसमें अगली बात क्या है, फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आईपी में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस मिलेंगे हमको। और एक्सेप्शन क्या है, कह ली जिनके लिए कुछ स्पेशल अलग से रूल्स होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एक्सेप्शन कह देते हैं। तो यहाँ पर ये मिलेगा। तो इसके फैक्टर पे हम आते हैं। फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए,
फैक्टर वैसे तो आप जानते हैं कि जब हम लोग बीएससी एमएससी कर रहे होते तो हाँ लिखने के लिए होता है, लेकिन यहाँ लिखने के लिए नहीं है। यहाँ तो उसका एप्लीकेशन करके यहाँ भी वही बात होगी, जैसे हमने क्वेश्चन किया था एटॉमिक आयनिक रेडियस में, यहाँ पर भी 4 या 5 एटम आयंस दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा हाईएस्ट आईपी किसकी है, लोएस्ट आईपी किसकी है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी क्या है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी क्या होता है। और आईपी ही नहीं, आईपी का और जो अप्लाइड जो इसका एप्लीकेशन है, अप्लाइड जो इफेक्ट है 4-5 है बड़ा इंपॉर्टेंट, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि मेटेलिक कैरेक्टर पूछ लिया जाए, रिड्यूसिंग पावर पूछ लिया जाए, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ लिया जाए, है ना, ये सारी बातों का आंसर भी हम आईपी से ही दे लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग बिल्कुल इसको वैसे ही पढ़ेंगे, उसी पैटर्न पे ले जाएंगे जिस पैटर्न हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब देखिए इन्हीं सारी बातों पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस काउंट करता है। तो भगवान की कृपा से लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, कई 100 बैच पढ़ा चुके हैं, टीजीटी पीजीटी आईटी पीएमटी से सारे मिला के कई 100 बैच हो गए हैं, लगभग 25 साल पढ़ाते हो गए, हमको सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन रटे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम खुद सेट करते हैं कि जब थ्योरी पढ़ाएं तो किस तरह से थ्योरी पढ़ा जाए, क्या पैटर्न अडॉप्ट किया जाए जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएं। तो बुकिश पैटर्न हमारा बिल्कुल नहीं होता है, हम पैटर्न खुद सोचते हैं कि किसी टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए। आपको भी सोचना चाहिए, आप पढ़ते समय सोचिए, मान लीजिए हम पढ़ाने के लिए सोचते हैं, आपको भी पढ़ाना है आज नहीं तो कल, आप भी जरा सोचिए कि, और ये सोचने वाला काम तभी हो पाएगा जब सारे क्वेश्चन आपके दिमाग के आपके आंख के सामने रहें कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमें अपने पढ़ने अथवा पढ़ाने का तरीका बदल लेना चाहिए। यही स्ट्रेटजी है। ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि आज जो 21st सेंचुरी है ना, ये स्ट्रेटजी प्लानिंग का की सेंचुरी है। जान लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, ये स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग की सेंचुरी है। खाली हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्क प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से तो हम अपना इतना कर लिए हैं, लंबा टाइम में पढ़ाते पढ़ाते चीजें सामने आती हैं, तो हम स्ट्रेटजी प्लान कर लेते हैं कि क्या कैसे पढ़ा जाए ताकि हमारे सारे क्वेश्चन हो जाए। आपको भी ऐसे प्लान करना चाहिए कि कोई चीज़ कैसे बदलें। खाली बुकिश पैटर्न पे पढ़ के बात नहीं बनती है, चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है कि हम कैसे पढ़ते हैं, तो यही उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो देखिए हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आईपी, इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आईपी। हम इसको कोरिलेट करके बताएं, सिखाएंगे आपको कैसे कोरिलेट किया जाता है, यानी एक प्रॉपर्टी को पढ़ के कई और प्रॉपर्टी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए पहली आईपी, पहला फैक्टर है हम लोगों का जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एटॉमिक आयनिक रेडियस या साइज कह सकते हैं आप उसको। तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम कह लीजिए, आयन कह लीजिए। और साइज से क्या इसका रिलेशन याद रखिएगा आप लोग कि जो आईपी होती है ना, आईपी जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड टू साइज होता है, यानी जिस एटम की साइज बड़ी होगी उसकी आईपी क्या होगी, कम होगी, छोटी होगी। हालांकि इसके एक्सेप्शन मिलेंगे, देखा जाएगा, लेकिन जनरल यही है कि साइज से इसका होता है इनवर्स रिलेशन, यानी लार्जर द साइज स्मॉलर विल बी आईपी वैल्यू। ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा जो फैक्टर है जो हम लोग पढ़े थे, साइज पढ़ते समय पढ़ा गया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि इसका रेडियस या साइज से इनवर्स रिलेशन है। तो जो बात, यानी आईपी की हम बात कर रहे हैं, आईपी का जो आप देख रेडियस से क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो ईएनसी के बारे में जो बात हमने कहा था रेडियस या साइज पढ़ते समय, उसका उल्टा आज बोलना है, ठीक है ना। साइज में क्या कहा था आपने कि साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऐसा कहा गया था। तो अगर साइज का ईएनसी से इनवर्स रिलेशन है तो आईपी किससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, यही ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है ये डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। आई होप कि ये बात आपको याद होगी कि क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस तरह से साइज से आईपी का इनवर्स रिलेशन और ईएनसी से डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो आईपी वैल्यू भी बढ़ेगी, ये बात याद रखना है, ठीक है ना।
ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर रहेंगे तो आगे चल के जब हम इसके ट्रेंड की बात आपसे करेंगे कि अलोंग द पीरियड आईपी वैल्यू क्या होती है या डाउन द ग्रुप क्या होती है, सब कार्य कर लेंगे। अब फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तीसरी बात याद रखिएगा, तीसरा होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन का इनफैक्ट मतलब ये होता है, देखिए हम ये मान के चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए कहा जाए कि यहाँ पर ये एटम का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मान लीजिए, और इसके बाद से हम यहाँ पर सेल की बात कर लें, मान लीजिए फर्स्ट सेल हो गई, ऐसे बाकी सब सेल्स हो गई, ये सेकेंड सेल हो गई, थर्ड सेल हो गई, फोर्थ सेल हो गई, ये सब हो गई ना। तो एक बात जरा इमेजिन करिए, हम लोग कहे भी थे इस बात को, हालांकि अभी इमेजिन ही करना है कि हर सेल में सर्टेन नंबर ऑफ सब सेल्स होते हैं ना, यही बात तो होती है। डिफिनीशन क्या होती है सेल की? डिफिनीशन हम लोग पढ़े, याद करिए कि देयर आर सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व, यही बात होती है ना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह वृत्ताकार, हालांकि कुछ लोग सर्कुलर कहते हैं, कुछ लोग इसको ओवल कहते हैं, तो कोई हो तो वह सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं उसे कहा जाता है सेल, यही बात है ना, उसे सेल कहा जाता है। तो सबसेल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो सबसेल डिफाइन किया जाता है कि जैसे आप करिए, इमेजिन करिए, आप एक अलमारी के बारे में सोचिए, तो बाहर से अलमीरा एक दिखाई पड़ रही है, अगर उसका डोर्स को अगर ओपन करेंगे उसमें क्या, उसमें कंपार्टमेंट दिखाई पड़ते हैं ना। तो जिस प्रकार से एक अलमारी में कई कंपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह से हर सेल के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ कंपार्टमेंट होते हैं, है ना। तो उन्हीं कंपार्टमेंट या चैम्बर को ही सबसेल कहा जाता है। एकदम अलमारी और उसके खाने के बारे में सोचिए, जिस प्रकार से अलमारी में कंपार्टमेंट या खाने होते हैं, उसी तरह से सेल के अंदर भी सर्टेन नंबर ऑफ कंपार्टमेंट या चैम्बर्स होते हैं, और उन्हीं कंपार्टमेंट या चैम्बर को सबसेल कहती है। डिफिनीशन भी होती है कि देयर आर स्मॉलर कंपार्टमेंट्स आर चैम्बर इनसाइड द सेल, है ना। सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट या चैम्बर होते हैं, उन्हीं को हम लोग सबसेल कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हर सेल में, क्या हर अलमारी में खानों की संख्या बराबर होती है? नहीं होती है। अगर छोटी अलमारी है तो कम खाने होंगे, उससे एक ही खाने होंगे, बड़ी अलमारी होगी ज्यादा खाने होंगे, और बड़ी होगी और ज्यादा खाने होंगे। उसी प्रकार से सेल जो होती है, आप इसको रट लीजिए, फर्स्ट सेल में खाली एक सब सेल होता है, यस। सेकेंड सेल में दो सब सेल होते हैं, यस और पी। थर्ड में तीन सब सेल होते हैं, एस, पी और डी। और फोर्थ में चार होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ऐसे फिफ्थ में आप जानते हैं 5, सिक्स्थ में 6 और सेवेंथ में 7 होने चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम आफ्बा प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 4 सबसेल्स में ही इलेक्ट्रॉन हमारे भर जाते हैं, इसलिए हमको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सारी बात आप जानते हैं, तो याद रखिएगा। तो होता ये है, ये तो हम लोग का हो गया। तो एक बात मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए हमारी ये फोर्थ सेल है, और अगर इस फोर्थ सेल को थोड़ा सा मैं चौड़ा करके दिखाऊं, मान लीजिए थोड़ा इसको मैं ऐसे दिखाऊं कि ये हमारी ये फोर्थ सेल है, ऐसे मान लीजिएगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक ना। तो अब याद रखिए, पेनिट्रेशन का मतलब हुआ है, याद रखिएगा, आप जानते हैं एटम में क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का आप जानते हैं हुआ स्फेरिकल एरिया जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्फीयर कहते हैं या एटॉमिक क्लाउड कहते हैं। याद रखिए, हम लोग यही कहते हैं ना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह स्फेरिकल एरिया या वॉल्यूम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं एटॉमिक स्फीयर या एटॉमिक क्लाउड कहते हैं। याद करिए, आप पढ़े ही हैं सारी बातें। तो होता क्या है कि मान लीजिए मैं इसको यहां से ऐसे कर लूं, मान लीजिए ये पूरा मान लीजिए हमारा एटॉमिक स्फीयर या क्लाउड है इस तरह से। तो इस एटॉमिक स्फीयर में कौन सा ऑर्बिटल कितना अंदर तक धंसा या घुसा हुआ है, ध्यान दीजिए, वर्ड कौन सा है? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसेड़ देना, हिंदी में कहते हैं इसको। यहां हम क्या समझे कि पूरे एटॉमिक स्फीयर में कौन सा सबसेल या ऑर्बिटल कितना अंदर तक घुसा हुआ है ना। यानी हाउ डीपली एन ऑर्बिटल इज सिचुएटेड इन द एटॉमिक स्फीयर। इस पूरे एटॉमिक स्फीयर में कौन सा ऑर्बिटल कितने अंदर तक घुसा हुआ है, उसी को उसी को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेनिट्रेशन कहते हैं। ये बात थोड़ा सा आपको याद भी होगा, याद कर लीजिए।
अगर ये फोर्थ सेल है तो फोर्थ सेल में कितने सब सेल होंगे? 4 होंगे। तो चारों में से याद रखिएगा कि मान लीजिए हमने कहा ये फोर्थ सेल है हमारी, ये फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल में 4 सब सेल्स होंगे ना। तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो यस होता है यस सबसे अंदर होता है, उसके बाहर पी होता है, उसके बाहर डी होता है और उसके बाहर यहाँ पर एफ होता है। ये आप ये बात याद रखिए। यानी जो डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन है, कौन कितना अंदर घुसा हुआ है, तो कौन है? यस सबसे अंदर होता है, पी उसके बाहर होता है, डी उसके बाहर होता है और एफ सबसे बाहर होता है। तो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन मतलब कौन कितनी गहराई में कितने अंदर तक घुसा हुआ है, याद रखेगा वो यही होता है, एसपीडीएफ। तो अगर मैं थोड़ा यहां लिख दूं ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन, यहां जगह कम है, आगे लिखते हैं अभी, तो थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि मैं कहूं कि ये फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल का ये सब सेल है, ये पी है, ये डी है और एफ है। तो क्या आपको लगता है कि फोर्थ सेल के सारे सब सेल्स और सारे के सारे ऑर्बिटल क्या आपको लगता है न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं? नहीं। साफ साफ दिख रहा है कि यस जो होगा क्या होगा, आप देख रहे हैं कि यस जो ऑर्बिटल है, यस जो सब सेल है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है कि सबसे नजदीक है ना। पी देखिए यहां दिखाई पड़ रहा है, ये पी है। डी देखिए इससे दूर है, ये आप देख रहे हैं सबसे दूर है ना, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक लगेगा, पी पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम लगेगा, डी पर उससे कम लगेगा और एफ पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम लगता है। और आप जानते हैं कि जिस पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू 4p, और 4p से निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू 4d। तो ये बात याद रखिएगा जरा सा आप लोग कि एसपीडीएफ जो होते हैं, किसी सेल के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते, उसी सेल का जो यस होता है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, क्लोजेस्ट होता है, पी वाला उससे दूर होता है, डी वाला उससे दूर होता है और एफ वाला सबसे दूर होता है। तो ये बात नहीं बोलना है हमको कि फोर्थ सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, सारे इलेक्ट्रॉन निकालना इक्वली प्रोबेबल है, ऐसा नहीं है। उसी फोर्थ के यस से इलेक्ट्रॉन निकालना क्वाइट डिफिकल्ट है, पी से निकालना थोड़ा सा इजियर होगा, उसी के डी से निकालना और इजियर होगा और एफ से निकालना और इजियर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम बात क्या कर रहे हैं, जो डिग्री ऑफ जो पेनिट्रेशन होता है, अगर मैं थोड़ा इसको यहां दिखा लूं, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन, तो डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन आप जरा से रटे रहे हैं आप, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन यानी कौन कितनी गहराई तक घुसा हुआ है या प्रेजेंट है। तो क्या होता है याद रखिएगा, ये होता है यस का हाईएस्ट होता है ना, आप जानते हैं यस होता है, उसके बाद से पी होता है, उसके बाद से डी होता है और सबसे कम आप जानते हैं कि एफ होता है, ठीक है ना। यानी किसी भी सेल के एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मोस्ट डिफिकल्ट है और पी से निकालना उससे इजियर है, डी से निकालना उससे इजियर है और एफ से निकालना सबसे इजियर है उस सेल की बात, हम नंबर ऑफ सेल को कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये बात आप ढंग से याद रखें। और इस पर देखिए मैं आपसे क्वेश्चन कराने चल रहा हूं जहां पर हम इसका यूज करेंगे। ऊपर के रूल देख लीजिए, ऊपर क्या कर रहे हैं, साइज और आईपी में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। साइज अगर बढ़ेगी तो आईपी घटेगी और साइज अगर घटेगी तो आईपी बढ़ेगी, आप ये बोल रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आप बोल रहे हैं आईपी से डायरेक्ट रिलेशन है, ये दो रूल आप देख रहे हैं। थर्ड कह रहे हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन क्या बताता है कि हाउ डीपली, कितनी गहराई में, हाउ डीपली एन ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन द एटॉमिक स्फीयर, ये वर्ड लाइन याद रखिएगा। पेनिट्रेशन क्या बताता है कि इस पूरे एटॉमिक स्फीयर में कौन सा ऑर्बिटल कितनी अंदर या कितनी गहराई में उपस्थित है, हाउ डीपली एन ऑर्बिटल इज सिचुएटेड इन द एटॉमिक स्फीयर, ये बताता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। जो जितना ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा वो न्यूक्लियस से उतना ही क्लोजर होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा और ऑर्डर होता है एसपीडीएफ, याद रखिएगा। ये हो गया। अब देखिए इस पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा हूं, चलिए करते हैं क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, मैं आपसे पूछूं, देखिए सेकंड पीरियड में हमारे पास आप सबको याद ही है सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ये है।
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देखिए ये बेरिलियम और बोरन की बात हो रही है, बेरिलियम और बोरन की बात हो रही है। आप देख रहे हैं अभी अभी हम लोगों ने क्या कहा था, याद करिए, ये बात हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर हम लोग कहे थे आउटर, यानी कि यहां पर नोबल गैस को छोड़ दिया जाए तो लेफ्ट से राइट में जाने पर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है ना, यानी एटॉमिक जो रेडियस होती है, सॉरी एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज करेगी, एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करती है, ठीक। और अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो आईपी होती है वो क्या होती है, वो रेडियस का इनवर्स होती है, अभी पढ़ा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम और बोरन में आप देख रहे हैं बोरन का क्या है, बोरन की जो रेडियस है वो क्या है, बड़ी है ना, छोटी है, सॉरी छोटी है, क्यों, तो राइट में है। तो अगर मैं रेडियस का पैटर्न कहूं, अगर ध्यान दीजिएगा, तो रेडियस का अगर मैं पैटर्न कहूं तो मैं ये कहूंगा कि बेरिलियम का जो रेडियस है वो लार्जर देन बोरन है। इसमें कोई डाउट तो किसी को नहीं है ना। ध्यान दीजिए, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है। इसका मतलब कि जो राइट में होगा उसकी रेडियस छोटी होगी, यही बात हुई ना। तो इसका मतलब कि बोरन की रेडियस छोटी है, बेरिलियम की बड़ी है। तो रेडियस की बातें है और यहाँ पे कर रहे हैं रेडियस का आईपी से इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब कि अगर आईपी की बात हम करेंगे तो अब आप इसका बदल देंगे आर्डर, यानी अगर आईपी की बात किया जाए तो आईपी रेडियस से इनवर्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आईपी की बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम की जो आईपी होती है वो स्मॉलर होती है देन बोरन। ऐसा होना चाहिए ना, आप लोग अग्री कर रहे होंगे। भाई रेडियस का अगर ये आर्डर, रेडियस में क्या है, बेरिलियम छोटा है तो आईपी में बेरिलियम बड़ा, सॉरी रेडियस में बेरिलियम आपका बड़ा बड़ा है तो आईपी में छोटा हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। रियल में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि बेरिलियम का जो आईपी होता है वो बोरन के आईपी से बड़ा होता है, ठीक है ना। छोड़ दें, क्या आप में से कोई बता सकता है क्या, इसी नोट पे हम क्लास को छोड़ेंगे, आप जल्दी बताइए। रूल तो ये कह रहा है कि बेरिलियम का आईपी छोटा होना चाहिए देन बोरन, लेकिन देखिए मैंने काट दिया है, इसका उल्टा होता है। एक्सेप्शन मिला, इस एक्सेप्शन का पॉसिबल रीजन आप लोग जरा सोचिए, मैं जल्दी बताता हूं, तब तक आप लोग सोचिए। देखिए रूल तो यही कह रहा है कि बेरिलियम का छोटा होना, बोरन का बड़ा होना चाहिए, ठीक, लेकिन इसका उल्टा होता है। क्यों होता है, तो तुरंत लिख दीजिए दोनों का कन्फिग्रेशन, बेरिलियम का और बोरन का। बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरन का होता है 5, तो बेरिलियम क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1s2 और 2s2। ध्यान दीजिए, बोरन क्या मिलेगा 1s2, 2s2 और 2p1, यही मिलेगा ना। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि बेरिलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एस में है, और बोरन का कहां पर है, 2p में है, देख रहे हैं ना, ये 2s और 2p, ठीक। अभी अभी हमने आपसे बताया है कि आर्डर ऑफ पेनिट्रेशन ये होता है, एसपीडीएफ होता है, याद करिए, ये बात कहा गया है। तो रूल तो कह रहा है कि बेरिलियम की जो आईपी है वो कम होनी चाहिए बोरन से, लेकिन इसका उल्टा होता है। क्यों होता है, तो आपके पास आंसर क्या है कि बेरिलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है, मोस्ट पेनिट्रेटेड एस में है, और बोरन का कहां पर है, लेस पेनिट्रेटेड पी में है, देख रहे हैं ना। बेरिलियम का कहां पर है, एस में है, बोरन कहां पर है, पी में है। तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, एस से। क्यों, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन हाई होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पेनिट्रेशन इफेक्ट का हेल्प का यूज करके हम इस एक्सेप्शन को एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। और इस पॉइंट को आप रट भी लीजिएगा कि रूल के हिसाब से बोरन की आईपी हाई होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं है। किसकी हाई होती है, बेरिलियम की होती है ना, बेरिलियम की होती है। और होने का कारण क्या है, आपके सामने मैंने बता दिया। इसके नीचे का जो थर्ड पीरियड है वहां पर भी यही बात अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का यूज करके इस एक्सेप्शन को आप एक्सप्लेन करेंगे और उसको याद रखेंगे। एक्सेप्शन से क्वेश्चन हमारे ज्यादा मिलते हैं,
अगले क्लास में, आज क्लास हमको कहीं रोकनी पड़ेगी, अगले क्लास में फिर आगे की बात आपसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।